हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और वैसे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो, डेफिनेटली ये पर्टिकुलर क्लास आप ही लोगों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में सुबह 7:45 में मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं स्पेशली कवर करने के लिए आपका जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के कॉमर्स के पार्ट को। ठीक है। और आपको पता है कि झारखंड में भैया 19 सालों के बाद मौका मिला है, 1-2 साल के बाद नहीं, 19 साल के बाद मौका है। तो इस मौके को अच्छे से ग्रैब करना जरूरी है। ठीक है। और हम लोग डेली क्लासेस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। आज हमारा 16th क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 15 सेशंस ले लिए हैं, नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना। आज की क्या क्लास क्या होने वाली है? बिजनेस फाइनेंस। क्या होता है बिजनेस, किस तरह की चीजें होती हैं उसको समझेंगे। देखो, बिजनेस फाइनेंस जब भी पढ़ते हैं तो दिमाग में एक सिंपल सा लॉजिक रखिए। बिजनेस मतलब व्यवसाय, फाइनेंस का मतलब मुद्रा। तो बिजनेस में पैसा लाना, उसको यूज करना, और यूज करने के बाद होने वाले प्रॉफिट्स को किस क्या यूज करेंगे, क्या डिविडेंड देंगे, कैसे रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसके रिगार्डिंग में चर्चा करना। तो इसी चीज पर आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। मेनली बिजनेस फाइनेंस की बात होती है तो दो कैटेगरीज आएंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फर्दर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमें इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं विकास आनंद आप सबका स्वागत करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को राधे राधे। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाके फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिसमस ऑफर आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, क्रिसमस ऑफर जो है वो ऑलरेडी आप लोगों की गोइंग ऑन हो चुकी है। ऑफर जो है वो आप लोगों का 23 से लेकर के 26 दिसंबर तक है। जो हमारी 7000 वाली जो कोर्स है उस पर अभी आप लोगों को 2500 रुपए का डायरेक्टली डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के ये जो कंप्लीट कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 4499 में मिल जाएगा। कूपन कोड लक्ष्य यूज करना और ये सारी बैचेस आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर हो रही है, इसमें ध्यान रखिएगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कवर होने वाला है। आपकी एग्जाम जिस टाइप का डेट अभी हमें देख कर लग रहा है, आपकी जो एग्जाम है वो पॉसिबिलिटीज है कि मार्च के आसपास में आपका एग्जाम्स होने को है। सो उसी के अकॉर्डिंग में सारी तैयारी भी आपको करवाई जा रही है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं सेशंस बिना किंतु परंतु किए हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस। प्राइमरी, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस के फाइनेंस का। तो मैंने जस्ट अभी क्या कहा कि बिजनेस में पैसा लाना है। पैसा लाओगे तो करोगे क्या? आप बिजनेस में पैसा लाके करोगे क्या? ऑफ कोर्स सर, उस पैसे का हम इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट करेंगे। प्रॉफिट जनरेट करने का मतलब ये कि हम उससे क्या बनाएंगे, अपनी वेल्थ बनाएंगे। तो जब भी आपको सिंपली बोला जाए तो क्या हम मैक्सिमाइजेशन सेल करेंगे? हाँ, सेल पर फोकस करेंगे, इसमें नो डाउट। मैक्सिमाइजेशन मार्केट शेयर बनाएंगे, मार्केट शेयर भी बनेगा, ठीक है, इस पर भी नो डाउट। वेल्थ बनाएंगे हम अपना, बिल्कुल ये भी बनाएंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है। मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन करेंगे, हाँ ये भी करेंगे। तो पैसे से ये चारों चीज, चारों के चारों इस्तेमाल करेंगे। बट सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि इन चारों में सबसे बेस्ट क्या होगा हमारे लिए। तो अगर हम अपना फोकस वेल्थ पर करते हैं तो हमें सेल भी प्रॉपरली बढ़ाना होगा, तब जाके वेल्थ बढ़ेगा। मार्केट का शेयर बढ़ाना होगा तब वेल्थ पर बढ़ेगा। अगर हम प्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं जो हमारी प्रॉफिट है वो जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक वेल्थ नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें वेल्थ बढ़ा, जब सब कुछ होगा तब वेल्थ बढ़ेगा। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा वेल्थ बनाने पर होगा। अगर हमने वेल्थ बना लिया तो भैया समझ लो कि हमने प्रॉपरली अपने फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के तरीके को यूज कर लिया। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फोकस क्या होता है, वेल्थ बनाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। दो तरह के सोर्स हमारे पास होते हैं। अगर मैंने बिजनेस चालू किया तो बिजनेस में दो तरह के सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सबसे पहले वो समझ लो, बिजनेस में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के सोर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा इंटरनल होगा? इंटरनल का मतलब, मैंने व्यवसाय चालू किया तो मैं जब बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। चलो, इंटरनल सोर्स का मतलब जब मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं वो इंटरनल सोर्स हो गया। लेकिन मैं दूसरों से पैसा लूं, दूसरों से पैसा लूं, बैंक से लूं, मैं उधार लूं, ठीक है ना, इस तरह से मैं अलग अलग पैसे लेके आता हूं, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कि हमारा, अगर मैं डिवेंचर्स लेता हूं, बैंक लोन लेता हूं या पब्लिक डिपॉजिट्स लेता हूं, ये सारे के सारे, ये तीनों जो भी हमने देखा,
ये तीनों के तीनों हमारे एक्सटर्नल सोर्स में काउंटेबल है। लेकिन रिटेन अर्निंग ये एक ऐसा पार्ट है जो बिजनेस का इंटरनल सोर्स है। कमेंट करके मुझे बताओ कि जो हमारा इक्विटी शेयर है ये इंटरनल में आता है या फिर एक्सटर्नल में आता है। ये आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट वन क्या है? फाइनेंशियल मार्केट ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ द सेविंग्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, ये हमें अपने पैसे को मोबिलाइज करने का और उसको एलोकेट करने का काम देता है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट की जब बात होती है ना, तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड वन इज मनी मार्केट। दो तरह के मार्केट होते हैं। जो कैपिटल मार्केट होता है ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसको सेबी देखती है। इसका आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप बोल सकते हो इसके लिए इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, इसमें डिवेंचर्स आ जाते हैं, ये बोल सकते हो। मनी मार्केट की बात किया जाए कि मनी मार्केट में क्या आता है, तो मनी मार्केट में हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, इसको आरबीआई देखती है। कौन देखती है? आरबीआई देखती है। इसका आप उदाहरण लेना चाहेंगे तो आप इसमें कॉमर्शियल डिपॉजिट्स हो गया, आप वो ले सकते हैं। फिर से जो हमारा कॉल मनी होता है वो आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होती है। इनको जनरली बैंक से इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट की फैसिलिटीज को मोबिलाइज करना। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर यूज करना, ऑप्टिमम यूज को मोबिलाइजेशन बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब उस 1 लाख रुपए को मैं अगर बैंक में रखता हूं तो मुझे 6% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो 7% है, तो भैया बैंक पे रखे तो मेरा ऐसे भी नुकसान हो गया। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है। मैं 1 लाख रुपए अपने पास हाथ में रखे रहूं, 1 लाख रुपया बैंक में रखूं, या फिर 1 लाख रुपया मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तीनों में से इनमें से कौन सा बेस्ट होगा? तो आप बोलेंगे सर इन्वेस्ट करना, बिकॉज ऑफ इन्वेस्ट से हमें ज्यादा रिटर्न आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, और उससे बेटर होगा सर आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सेफ चाहिए, तो बैंक में रख दीजिए। हाथ में रखना तो बेकार हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से जीरो हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा आपका। तो आप अपने पैसे का क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके पास फर्दर जो ऑप्शंस, मैंने तीन ऑप्शंस दिए, दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है हमारे लिए? मोबिलाइजेशन का काम करता है। तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा क्या? फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करता है दैट अ फंड्स फ्लो फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डिफिसिट यूनिट्स। यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट में है, यह पक्का करते हैं कि जो फंड है वो सरप्लस यूनिट से डिफिसिट यूनिट तक जाएगा। यानी कि जितना पैसा हमारे पास है हम उसको लेकर के ग्रोथ में रहेंगे, मतलब प्लस वाले में फेज में जाएंगे। बिल्कुल, ये प्लस वाले फेज को दिखाता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मनी मार्केट। अभी जस्ट मैंने चर्चा की इसके बारे में। मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फंड से जिसकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर तक होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब ही वही होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक के लिए काम का होता है। क्या ये ट्रू है? अभी तो बताया था, बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, तो ये तो सही है। चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? शेयर्स और डिवेंचर्स आर द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। अभी जस्ट मैंने कहा कि मनी मार्केट में शेयर और डिवेंचर नहीं होते हैं, बल्कि ये किस में होते हैं सर? कैपिटल मार्केट में होते हैं। तो ये तो भैया गलती है हमारा, है ना। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारा किस चीज को प्रमोट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, और पैसे को क्या करना है? मोबिलाइज करना है। तो जब आप सही यूज करोगे, तो अगेन जब आप सही इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पैसे घर पे रखे रहोगे उससे बढ़िया अगर बैंक में रखोगे या इन्वेस्ट करोगे तो जो देश है ना वो ग्रो करेगा। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है एकदम।
फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूस करता है एफिशिएंसी द कैपिटल एलोकेशंस। भाई कैपिटल की एलोकेशंस को बढ़ाता है, घटाता नहीं है ये। अब बोलोगे कैसे? अगर मैं अपने पैसे को शेयर्स में डालूं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, तो ऑफ कोर्स वो कंपनी उसका यूज करके अपने को ग्रोथ में लाएगी। आई बात समझ में? तो ऑफ कोर्स उससे क्या होता है, फंड जनरेट होता है कंपनी के पास में। नेक्स्ट, ओके, मैच आउट करना है। पार वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट या प्रीमियम। पार वैल्यू का मतलब क्या हुआ? पार वैल्यू का मतलब हुआ अगर मेरी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और हमने 100 रुपए में इशू किया, दिस इज कॉल्ड पार वैल्यू। 100 रुपए की शेयर को हमने ज्यादा में इशू किया, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। कूपन रेट का मतलब क्या हो गया? एक रेट पहले से फिक्स है, जस्ट लाइक अ प्रेफरेंस शेयर है। जो आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो देखते हो प्रेफरेंस शेयर के पहले ना कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखा होता है ना? तो ये सर्टेन परसेंटेज है, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट। एक तरह से बोल सकते हैं ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काम करने वाला है। मैच्योरिटी पीरियड, जिस समय उसकी पेमेंट देने की टाइम आ जाती है, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, चलिए फटाफट मैच करते हैं। पार वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑन द फेस ऑन द बोर्ड, जितना फेस है बॉन्ड का, मतलब जितना फेस प्राइस है उसी पर इशू करना है। तो ए का 4 होगा। ए का 4 किसी में है क्या? ओके, ए का 4 केवल इसी में है भैया। एक सही सही हो गया हमारा, चलो खैर हमारा काम बन गया। आगे खैर देख लेते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच द वैल्यू इज पेबल टू बॉन्ड होल्डर, यानी कि जब हमें पेबल करना है जो होल्डर है उनको, उसको बोलेंगे मैच्योरिटी पीरियड। बिल्कुल सही बात है, उसको हम लोग मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। कूपन रेट, अभी मैंने क्या कहा, एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको प्रेफरेंस शेयर क्या दिया, यहां पर आप बाउंड्स भी ले सकते हो। ठीक ना? अब यहां बाउंड्स ले लो, बात एक ही है, करते तो सब वही भैया। प्रीमियम, अमाउंट बाय विच अ बाउंड सेल एट द वैल्यू ऑफ हायर देन पार वैल्यू, पार वैल्यू से आप ज्यादा में बेचते हो। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। अब मैं शेयर का एग्जांपल दिया था, शेयर या बाउंड जो भी आपको इस्तेमाल करना, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? व्हेन एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी एंड आईआरआर, आईआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, गिवन अ डिफरेंट रैंकिंग। क्या है? ये दोनों क्या चीज है, सबसे पहले वो समझते हैं दोनों है क्या चीज। जो हमारा एनपीवी है और जो आईआरआर है, ठीक है ना, ये दोनों एक मेथड है। अगर मान लो मुझे किसी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए में फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये मुझे जानना है। तो एनपीवी और आईआरआर एक मेथड है जो कि मुझे ये बताएंगे कि हाँ मुझे इस पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इनकी मदद से मैं हेल्प ले सकता हूं। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये ओवरऑल पैसे जो मैं इन्वेस्ट करूंगा उसको पाने के तरीके को देखता है कि कितना जल्दी पैसा आ जाएगा या नहीं आएगा, कितने समय लगेंगे आने में, उसको देखने में काम करता है। आईआरआर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये प्रतिशत पर काम करता है, जितना अच्छा प्रतिशत होगा इसको उतना मजा आएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बेस्ट है देन वेल एंड गुड, ये उसी पर काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन एनपीवी और आईआरआर डिफरेंट रैंकिंग, ये बता रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पर हम डिफरेंट रैंकिंग पे आ रहे हैं। Which of the following problem is the cause to disparity that arise when initial investment in mutually exclusive project? क्या है क्वेश्चन पे कि आप किसी एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पर आप इन्वेस्ट करते हो, इनिशियली शुरुआत में आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है ना? क्या सिंपल सा बोला, प्रारंभिक निवेश किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के ऊपर में, उस जगह पर हम देखते हैं कि एनपीवी है और आईआरआर है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रहा है। यार आज तो गजब हो रहा है। चलो खैर कोई नहीं, ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें बता रहा है। अब जब दोनों डिफरेंट बता रहा है तो क्वेश्चन ये है कि हम इनमें से कौन सा प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे हैं। हम टाइम डिस्पेरिटी प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम साइज डिस्पेरिटी प्रॉब्लम देख रहे हैं, अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ्स देख रहे हैं, या कन्वेंशनल इक्विपमेंट प्रॉब्लम देख रहे हैं। देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो चीज ही अलग है। डी तो भूल जाओ, बच गया ए बी सी, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ठीक है ना? जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा।
ये बेसिकली साइज डिस्पैरिटी इशू है। क्या है? साइज डिस्पैरिटी इशू। साइज डिस्पैरिटी इशू क्या होता है? जब आप किसी प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्ट करते हो और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर डिफरेंट होता है तो उस केस में आईआरआर और एनपीवी डिफरेंट आते हैं। और एनपीवी जो है ये कोशिश करता है कि पैसे मुझे, जितनी मेरी प्रोजेक्ट की लाइफ है उतने में पैसा मेरा पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। ठीक है। बट आईआरआर जो है ये देखता है कि भाई प्रतिशत कितनी अच्छी है, जितना ज्यादा प्रतिशत होगा वो उस पर ज्यादा फोकस करने को है। दिस इज कॉल्ड साइज डिस्पैरिटी इशू। अच्छा, बाकी क्या है एक बार वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए बाकी पर चर्चा कर लेता हूं। टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। This occur when a mutual exclusive project have a different cash flow timing. जब कैश फ्लो की टाइमिंग डिफरेंट हो, मतलब जो पैसे जनरेट हो रहे हैं, अब हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है वहां से पैसे आएंगे, तो जो पैसे आने हैं अगर वो डिफरेंटिंग शो करता है तो टाइम डिस्पैरिटी इशू कहलाता है। अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है ना। अगर अब यहां पर बात करते हैं कौन अच्छा होगा, प्रोजेक्ट क्विकर कैश इनफ्लो, तो हम प्रिफर करेंगे आईआरआर। ठीक है ना। अगर बहुत जल्दी मेरे पास पैसे आएंगे तो हम प्रेफर करेंगे आईआरआर। वाइल एनपीवी ये कैलकुलेट करेगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइफ, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट लाइफ में कितना पैसा आएगा उसको देखेगा। तो दोनों के काम अलग अलग है, दोनों के तरीके अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएट तो होगा ही होगा। अनइक्वल एक्सपेक्टेड लिमिट्स, इसमें क्या है? व्हेन अ प्रोजेक्ट्स हैव अ डिफरेंट लाइफ प्लान, जो लाइफ प्लान है वो डिफरेंट होने चाहिए। अब वैसे कंडीशन में डिफिकल्टीज आती है कि टेक्निक लाइक अ इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी यानी कि एई जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उस वजह से हम स्टैंडर्डाइज्ड कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। हम ना तो आईआरआर इस्तेमाल करेंगे ना तो एनपीवी इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड जो कंपैरिजन तरीके हैं वो देखेंगे, ज्यादा बेस्ट होगा। जो कन्वर्सनल इक्वेशन इक्वेंट प्रॉब्लम है ये बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रणाली है। ठीक है ना। ये बेसिकली कोई भी हमारा एफएम का पार्ट नहीं है या फाइनेंशियल मार्केट का ये पार्ट बेसिकली नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक ना। किसी भी जटिल समस्या या प्रणाली को अधिक प्रबंधकीय नियम से या पारंपरिक रूप से सरल बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसमें वो देखा जाता है। ये हमारा एफएम का पार्ट ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? सबसे पहले समझते हैं ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या चाहिए। ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या चाहिए? देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपल समझाता हूं मैं तरीके आपके। मुझे बिजनेस में पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए हमारे पास तरीका क्या है? इक्विटी लेना या तो प्रीफरेंस लेना। अब ये क्या लेंगे? अब ये इसके बदले में क्या चार्ज करेगा? अगर मैं इक्विटी लूं या प्रेफरेंस लूं, दोनों में से कुछ भी लूंगा, तो ये इसके बदले में हमसे क्या लेंगे? रिटर्न लेंगे। रिटर्न के तौर पर क्या क्या लेंगे सर? प्रॉफिट लेंगे सर, डिविडेंड लेंगे। तो जो आपने पे किया, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। तो ये कॉस्ट बताइए कौन सा होगा? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एक सप्लायर ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ फंडिंग यूटिलाइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ये उसके अंदर में आएगा हमारा। ठीक ना। यानी कि संगठन के उपयोग के लिए किसी विशेष प्रकार के वित्त जो हमने आपूर्ति के लिए दिया है और संतुष्ट करने के लिए जो आवश्यक लाभ की दर हम उनको देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट। चलिए नेक्स्ट। फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व, जो वित्त कार्य है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? जो फाइनेंशियल फंक्शन होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? चलो जल्दी से बताओ। फाइनेंशियल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो पैसे हैं उनका सही इस्तेमाल करना। सबसे पहले पैसा तो लाना, फिर इस्तेमाल करना। तो प्रोक्यूरमेंट करना और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, यानी कि निधियों की व्यवस्था करना और उनको प्रभावी ढंग से उपयोग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखना होगा। पहले तो लाने के तरीके, आने के बाद उसके यूटिलाइजेशन के तरीके। राइट। नेक्स्ट। country try to hold the value their currency within some range against an improvement
रेफरेंस करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसी इज रेफर्ड टू एज। जब किसी देश की करेंसी जो है वो अगर गिरने लगती है, उसकी वैल्यूज अगर कम होने लगती है, तो वैसे केस में क्या किया जाता है, करेंसी के वैल्यू को कंट्रोल किया जाता है। अब कंट्रोल करने की जब बात आती है तो यहां पर उसी चीज को बोला गया है कि कंट्री ट्राई टू होल्ड द वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यूज को गिरने से रोका जा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बास्केट ऑफ द मनी, यानी कि हम उसको अपने पास जमा करने लगते हैं। अब जमा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आइदर हम सिक्योरिटीज को देखते हैं, सिक्योरिटीज का मतलब जो भी हमारे पास फंडिंग के तरीके है, हमारे पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मैं हमारा बोल रहा हूं, इसका मतलब समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की। ठीक है ना, यानी कि जो आरबीआई है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों को मर्ज करके बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम जो मेन सिक्योर अदर करेंसीज के जो सिक्योरिटीज हैं उसको रख सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को रख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्ड और सिल्वर है उसको रख सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि अपने देश की मुद्रा के मूल्य को किसी प्रमुख संदर्भ में जो मुद्रा है उसको बास्केट के मुकाबले में किसी सीमा तक अगर रखा जाए तो हम उसे क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही, इसे हम लोग प्लेज्ड कहते हैं। प्लेज एक्सचेंज रेट ये कहलाता है, बिकॉज ऑफ एक फिक्स प्लेज करने के बाद, जैसे कि भारत की बात करूं तो भारत में एक फिक्स प्लेज सिस्टम है। आरबीआई जो है एक फिक्स उसके पास बास्केट का अमाउंट है, इतना वो अपने पास गोल्ड और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है, और इसके बाद वो जितनी चाहे नोट्स को छाप सकता है, लेकिन वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है, ये डिपेंडिंग अपॉन है ग्रोथ और बहुत सारी चीजों को देखते हुए। अच्छा, बाकी चीजें किस किस काम की है, चलो एक बार सबको मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहला जो हमारा था प्लेज एक्सचेंज रेट, ये किस चीज में है, सबसे बड़े देख लो। इन अ प्लेज सिस्टम a country currency value fix और a place to another major currency जैसे कि यूएसडी या फिर बास्केट ऑफ द करेंसीज के तौर पर इसको हम प्लेस कर पाते हैं। मतलब वैल्यूज ऊपर नीचे जब हो रही है तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि मेजर करेंसी जैसे कि यूएसडी, मतलब जो यूएस डॉलर है, जो कि अभी प्रायोरिटी उसी की है, तो उसको हम अपने पास प्लेज कर पाते हैं। प्लेज मतलब पकड़ के रखना, हम उसको अपने पास होल्ड करके रखते हैं, और इसी चीज तरह से हम अपने आप को सेफ बना सकते हैं। ठीक ना। गवर्नमेंट मेंटेन अ पेग थ्रू द इन्वेस्टिगेशन लाइक अ बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व को गवर्नमेंट जो है वो खरीद और बिक्री कर सकती है। ठीक ना, वो इंटरवेंशन इसमें देख सकती है, मतलब इसमें वो हस्तक्षेप कर सकती है और इस चीज को वो बनाए रखने का काम करती है। ठीक है ना, ये उसका काम है। फिर आता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द करेंसी वैल्यू इज स्ट्रिक्टली, यहां पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इसको कंट्रोल कर लेते हैं अनदर करेंसी और कमोडिटी से। ठीक है, यानी कि वैल्यूज को हम नीचे गिरने से रोकने के लिए हमने क्या किया, उसको होल्ड कर लिया। कैसे होल्ड किया? तो करेंसी या अदर कमोडिटी जैसे कि गोल्ड है, उससे हमने उसको कंट्रोल करके उसको पकड़ के रख लिया कि भैया अब वैल्यू गिरने नहीं देंगे। वैल्यू गिर रही है, हम उतना ज्यादा सोना रख ले रहे हैं, उतना ज्यादा अदर करेंसीज रख ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उसकी मजबूती बनी रह रही है। तो गवर्नमेंट जो है या फिर जो सेंट्रल बैंक है, ये इस बात की गारंटी देती है विद द एक्सचेंज रेट एंड देयर इज अ नो फ्लक्चुएशन। वो फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने से बचाती है, इन्फ्लेशन वगैरह को भी देखने के लिए बहुत काम की चीजें करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारा पॉइंट था, एक्सटेंडेड एक्सचेंज फैसिलिटी। दिस रेफर्स टू मैकेनिज्म वर इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, जब किसी जब किसी कंट्री के पास में ना पैसे की बहुत तंगी आ जाती है, ये वैल्यू ऊपर नीचे तो छोड़ ही दो, वहां तो गोली मारो, ये उसकी बात हो ही नहीं रही है। अगर ऐसा कंडीशन में पहुंचे कि भैया पैसे ही नहीं है, लाइक पाकिस्तान, पैसे ही नहीं है, पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है, हेल्प की नीड है, वैसे कंडीशन में जो आईएमएफ है वो उनको प्रोवाइड करता है एक तरह से अलग से फंडिंग और अलग से फाइनेंशियल। ठीक है ना, ताकि वो अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली इश्यूज प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे हैं उसको ठीक कर सके। ये तो अलग ही चीज है हमारा। ठीक है ना, क्लियर है हमारा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन द जनरल इंटरेस्ट रेट रीच अ वेरी लो लेवल, अगर जनरल इंटरेस्ट रेट है अगर वो बहुत ही कम लेवल पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा? क्या है कि जो बैंक की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत गिर गई है,
बहुत गिर गई है। तो क्या होगा, बैंक की इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाएगी तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है वो देखते हैं। मोस्ट पीपल विल एक्सपेक्ट, उम्मीद करेंगे कि इंटरेस्ट रेट रेज इन द फ्यूचर। तो अधिकांश लोग ये उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ने की उम्मीद होगी। हाँ बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखते हैं, मोस्ट पीपल विल प्रेफर होल्ड बॉन्ड्स, लोग बॉन्ड को रखना पसंद करेंगे। बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है, बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है। अब एक चीज समझ लो, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा तो वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब ये आगे आने वाले फ्यूचर में ये बढ़ेगा। अब अगर फ्यूचर में बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स को दिक्कत होगा। तो हम यहां पर अगर हमें होल्ड ही करना है, अगर हमें होल्ड ही करना है तो हम होल्ड करेंगे क्या, जो शॉर्ट टर्म वाली चीजें हैं। जो भी हमारा शॉर्ट टर्म वाला चीज होगा उसको, बॉन्ड तो बिल्कुल भी हम होल्ड नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, और लॉन्ग टर्म में तो बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसको छोड़ दो। मोस्ट पीपल विल एक्सपेक्युलेट अ फ्यूचर डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अधिकांश लोग ब्याज की दर और गिरावट की संभावना की ओर भविष्यवाणी करेंगे। अच्छा, और ज्यादा फ्यूचर में डिक्लाइन होगी, भैया इंटरेस्ट रेट जीरो या नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, जीरो या फिर हम बोले सर माइनस में चला जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो किसी भी देश की तो लंका ही डुबा देगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीजों को ऐसे ही खड़े खड़े काट दीजिए आप। फिर क्या है, एनी इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, ठीक ना, इंक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई और इसका असर ये होगा कि इंटरेस्ट रेट फॉल फर्दर, यानी कि धन की आपूर्ति किसी भी वृद्धि से ब्याज दर में और गिरावट आ जाएगी। पहली बात तो ब्याज दर में गिरावट आएगी नहीं। दूसरी, चूंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी की सप्लाई तो बढ़ेगी, मनी की जो सप्लाई है वो हमारी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ब्याज के दर में कमी आ जाएगी नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। हाँ, इसका असर ये होगा, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हमारा बढ़ जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगेन गवर्नमेंट क्या करेगी कि ब्याज दर बढ़ाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, फर्दर फ्यूचर में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ये तीनों हमारे गलत भी हो जाएंगे। गलत क्यों होगा, मैंने विथ रीजन समझा दिया आपको, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनमें से वर्किंग कैपिटल का सोर्स नहीं है, जल्दी से बताइए। वर्किंग कैपिटल में बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा है कि करंट एसेट से जब हम करंट लायबिलिटी को घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है, या फिर हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, जो नेट करंट एसेट होता है हमारे पास, जो हमारे पास नेट करंट एसेट होता है, ये भी वर्किंग कैपिटल ही हमारा होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर इज द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म दोनों चीज में ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन है। ठीक ना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज नॉट द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, ये तो हमारे एक एक्सपेंस में चला जाता है जो कि हम यूज कर लेते हैं। अनसिक्योर्ड टर्म लोन, अनसिक्योर्ड टर्म लोन, अच्छा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये भी हम हमेशा नहीं करवाते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही पार्ट होता है। ठीक है ना, अनसिक्योर्ड बिल, अनसिक्योर्ड टर्म लोन अगर आपने लिया है तो ये शॉर्ट में ही होगा या लॉन्ग में होगा ये कहना मुश्किल है, तो ये तो भैया किसी पार्ट का नहीं है। तो ए बी सी तो हमारा ठीक है, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो शॉर्ट शॉर्ट में काम आते हैं। वर्किंग कैपिटल ऐसा चीज है जो शॉर्ट्स में काम आता है ना, तो ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, चाहे कॉमर्शियल पेपर हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म में भी होता है, शॉर्ट टर्म में भी होता है, तो ये शॉर्ट टर्म भी पॉसिबल है। डिस्काउंटिंग रेट तो शॉर्ट टर्म है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अनसिक्योर्ड एक इकलौता बचा जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डिसीजन फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द डैश डिसीजन। क्या है कि डिसीजन फंक्शन, अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है रिगार्डिंग ऑफ द एफएम, तो कैन बी ब्रोकन डाउन, यानी कि वित्त प्रबंधन निर्णय के कार्य में किन किन निर्णयों को विभाजित किया जा सकता है, किन किन निर्णयों में विभाजित करते हैं, क्या क्या निर्णय लेते हैं। तीन तरह के निर्णय लेते हैं, पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां लगाएंगे,
लगाने के बाद जो हमने पैसे कमाए उसका क्या करेंगे। ये तीन चीजों पे हम निर्णय लेते हैं। यानी कि हम एक तो फाइनेंसिंग का तरीका, इन्वेस्टिंग का तरीका और उसको मैनेज करने का तरीका, एसेट मैनेजमेंट का तरीका। तो इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंसिंग करना और एसेट मैनेजमेंट करना, ये तीन चीजें हम देखते हैं। ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओके, लिस्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर और रिटेन अर्निंग। जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही, क्या होगा गलत। ठीक है, ये कौन सा नंबर है भाई? 13 एक 14, ये 14 नंबर है हमारा, 14th नंबर। चलो जल्दी से बताओ। कैपिटल, अच्छा, डिवेंचर एक ऐसा पार्ट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ना वो हमारा फिक्स होता है। तो रेट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, तो आप इसके साथ में इसको ले आओ। सी में 2 है क्या किसी में? सी में 2 है ही नहीं, क्या मजाक है यार। चलो आगे देखते हैं। खैर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में इक्विटीज को भी लाते हैं और साथ में हमारा डेट भी आता है। ये दोनों चीजें हम आते हैं। तो 1 का 4 है किसी में, A का 4 तो इसमें दिख रहा है हमें। चलो खैर आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। तो इक्विटी इक्विटी शेयर हमारा एक तरह से ऑनरशिप को दिखलाता है और रिटेन अर्निंग हमारा इंटरनल को दिखलाता है। अच्छा काट दो भैया, कोई नहीं है। D का 3 तो है, लेकिन C का 2 यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा भैया गलती हो रहा। यहाँ पर सी के साथ, बी के साथ में 1 चला जाएगा और सी के साथ में 2 चला जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, आंसर समझना है। ठीक है ना, क्लियर है चीजें। नेक्स्ट, ओके, अगेन मैच आउट करना है। डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और कैपिटल स्ट्रक्चर। जल्दी से बताएंगे। डेट कैपिटल है तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इसमें मिलता है, तो फिक्स रिटर्न आप बोल सकते हैं इसमें मिलेगा हमें, हमारे पास। ठीक ना। कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शन ऑफ डेट और इक्विटी, ये डेट और इक्विटी को लेके चलता है। तो D का 3 किसी में है क्या? D का 3 है और A का 2 इधर है, तो ये वाला हो सकता है हमारा। देखते हैं आगे। खैर, इक्विटी कैपिटल जिसमें अलग अलग टर्म्स हैं। प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो हाइब्रिड सिक्योरिटी प्लान है ये एक तरह का। हाँ, ये बोल सकते हैं ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज है, क्योंकि इसके बहुत सारे फर्दर टाइप है। कुल मिलाकर के इसमें 8 तरह के होते हैं। सिक्योर्ड शेयर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। फिर से हमारा नाम भूल गया मैं। एक तो हमारा सिक्योर्ड हो गया, एक अनसिक्योर्ड हो गया, एक कन्वर्टेबल हो गया, एक नॉन कन्वर्टेबल हो गया, एक पार्टिसिपेटिंग हो गया, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गया, और एक हमारा कौन सा होता है भाई, कॉमुलेटिव और एक नॉन कॉमुलेटिव हो गया। तो कुल मिला के 8 टाइप के इसमें होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये 8 टाइप के होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड हाइब्रिड। और जो हमारा बच गया क्या, इक्विटी कैपिटल हो गया, ये वेरिएबल रिटर्न्स के लिए जाना जाता है। क्योंकि वेरिएबल क्यों? क्योंकि फिक्स रिटर्न इसमें नहीं है। सो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जहां पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे कम हो, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम। फिर ओवर कैपिटलाइजेशन, जहां पर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है। अंडर कैपिटलाइजेशन, जहां पर पैसा की कमी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमने पैसे लिए हैं उसमें कितना हमें रिटर्न देना पड़ता है। चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चंस नंबर गायब है भाई। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर गायब है, देख ले। 14 है, 15 है, देन ये 16 है। चलो, ऑप्टिमम कब होगा? जब मैंने कहा सबसे कम हो। तो लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो A का 3 हो गया। A का 3 किसी में है क्या? अच्छा, एक लौता इसी में से है भाई, यहीं से डायरेक्टली टिक कर लो। ओवर कैपिटलाइजेशन, एक्सेस कैपिटल लिखा हुआ भी है मैंने, ज्यादा पैसा है। अंडर कैपिटलाइजेशन, जहां पर कम पैसा है। तो हायर अर्निंग एंड लो कैपिटल, जहां पर हमारे पास क्या है, कम पैसा है, लिखा हुआ ही साफ साफ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर हमें रिक्वायर्ड है रेट ऑफ रिटर्न, इतना पैसा चाहिए हमें रिटर्निंग में। राइट, क्लियर है। मैंने आपको शॉर्ट में भी बता ही दिया, तो आपके लिए आसान भी हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
फाइनेंशियल लिवरेज, बिजनेस रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और डेट इक्विटी रेशियो। चलो जल्दी से बताएंगे। फाइनेंशियल लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या होता है, जो आपने उधार लिया था उसके बदले में जो आप उसको पैसा चुकाते हैं, दिस इज कॉल्ड लिवरेज, ठीक है ना। फाइनेंशियल लिवरेज वो पार्ट है जितना आपने उधार लेकर के वो रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म वाले। तो इम्पैक्ट ऑन डेट ऑन इक्विटी और मिक्स चॉइस, मेजर ऑफ लिवरेज और रिलेटेड ऑपरेशंस। चलो जल्दी से बताओ किसमें आएगा। जल्दी से बताएंगे। तो सबसे पहला कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में जो सबसे आसान आपके लिए हो सकता है वो है क्या हमारे पास, फाइनेंसिंग मिक्स चॉइस। मिक्स चॉइस का मतलब जहां पर हम डेट और इक्विटी को मर्ज कर रहे हैं। तो सी का वन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां देखने को मिल रहा है, तो इसको और इसको काट दीजिए, बाकी आपके लिए आसान हो गया। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, इंपैक्ट ऑन डेट और इक्विटी और जो रिलेटेड ऑपरेशन है। अगर रिलेटेड ऑपरेशंस की बात किया जाए तो फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होता, ऑपरेटिंग लिवरेज होता। सो इसके लिए तो भैया इंपैक्ट ऑन डेट ऑन इक्विटी कि कितना आपको इक्विटी और डेट आपके पास है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क हमारे काम काजी को बताया कितना हम अच्छे से काम कर रहे हैं। और डेट टू इक्विटी, ये बेसिकली लिवरेज मेथड है कि हमारे पास कितनी डेट है और इक्विटी को पे करने की कितनी ताकत है, लिवरेज पावर कितनी है, ठीक ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनआई थ्योरी, यानी कि जो हमारा नेट इनकम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। चार दिए हुए हैं, जल्दी से चूज करके बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा। कॉस्ट ऑफ डेट लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाँ ये बात तो सही है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो इक्विटी के कंपेयर में कम होता है, ये बिल्कुल सही। पहला तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है अगर हम इंक्रीज करते हैं डेट। अगर डेट की पोर्शंस को बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है, घटता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है हमेशा। अगर आपको पिक्चर याद हो तो कुछ इस टाइप का पिक्चर हमें देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप का। ये हमारा के ई है, ये हमारा के डी है, ये हमारा के डब्ल्यू है। ये जो लाइन घट रहा है और के डी जो है उसकी बात हो रही है। वैल्यू ऑफ फर्म, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडिंग अपॉन है कितनी प्रपोर्शन आप डेट ले रहे हो, कितनी प्रपोर्शन आप इक्विटी ले रहे हो, उसके हिसाब से वैल्यू ऊपर और नीचे। इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होती है, ठीक ना, कि आप कितना वैल्यूज लोगे उसके हिसाब से। फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो इंक्रीज करता है द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा तो फाइनेंशियल लिवरेज भी बढ़ेगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो एक दो और चार, एक दो और चार, एक दो और चार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल थ्योरी। एनआई थ्योरी, एनओआई थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी और एमएम थ्योरी, ये चार थ्योरी जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो एनआई तो हो गया, ट्रेडिशनल आपके सामने है। ट्रेडिशनल को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है वो बताइए। देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारा। चलो बाद में ग्राफ से समझाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। WSCC जो है वो हमारा फर्स्ट में डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। चलो मैं ग्राफ समझाता हूँ। ये कुछ अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा ऐसे, देन फिर ऐसे होता है, ठीक है ना। देन फिर ये हमारा कुछ ऐसे और ऐसे होता है, और जो हमारा मेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऐसे देन ऐसे होता है। ये जो हमारा पॉइंट है, यही वो पॉइंट है कि जहां पर जो ये केडी हो गया, ये के ई हो गया, ये के डी हो गया और ये के डब्ल्यू हो गया। ये पॉइंट जो है, इसी पॉइंट को हमारा क्या होता है कि सबसे ऑप्टिमम होता है। फर्स्ट में ये डिक्रीज हो रहा है, आप देखेंगे फर्स्ट में ये गिर रहा है, बाद में ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। फर्म वैल्यू मैक्सिमाइज्ड होता है जब मिनिमम होता है, जब ये इस जगह पर होता है तो फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज्ड होती है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है।
कैपिटल स्ट्रक्चर हैज अ नो इम्पैक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर में तो बदलाव हो रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, इमेज सारा काम कर देता है, डोंट वरी। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अंडर यानी कि जो मोदी मिलानी मिलर अप्रोच है, नो टैक्स, अगर हम कोई किसी तरह कोई भी टैक्सेस नहीं है तो रिगार्डिंग ऑफ थ्योरी इनमें से कौन सा सही होगा वो बताइए अगेन। अरे भाई आज क्या बात है, ये सब में आज 1 2 3 उल्टा का है लिखा हुआ है। चलो खैर कोई नहीं है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। चलो जल्दी से बताओ। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, सबसे पहली बात ये मान के चलना होगा कि कैपिटल मार्केट जो है वो परफेक्ट है। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट मार्केट में ही होता है, मोनोपोली या किसी तरह के अदर टाइप के मोनोपोली ऑलिगोपोली सब चीजें नहीं चलती है। सबसे पहली पॉइंट तो ये। फर्म वैल्यू डिपेंड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, नहीं, एक लौता यही है जिसमें फर्म वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये चेंजेस नहीं होता है यहाँ पर, तो ये चीज तो गलत है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज विद द लिवरेज, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ता है। इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये कुछ ऐसे बनता है, देन फिर कुछ ऐसे होता है, और ये कुछ ऐसे होता है, देन फिर ऐसे होता है। ये कुछ हमारा इसमें ग्राफ है। ये के ई हो गया, ये के डी हो गया, और ये के डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो ये बीच वाला टोटल कॉस्ट हो गया। के ई कुछ ऐसे होता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा तो यहां से बाद से लिवरेज बढ़ जाएगा हमारा। तो ये तो हमारा अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, देखो मैंने सीधा लाइन बनाया तो रिमेन कांस्टेंट हो गया, सही है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4, 1 3 और 4, दो गलती है हमारा, दो काट दीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। अभी तक जिन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं किए फटाफट जाओ अपनी क्लासेस स्टार्ट करो, और इस 20 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताना है कि भैया हमने इतना स्कोर किया। और जिन्होंने अभी तक अपनी सेशन स्टार्ट नहीं की है जाइए जाकर के स्टडी स्टार्ट कीजिए। और याद रखिएगा 23 से लेकर के 26 तक क्रिसमस ऑफर अभी चल रहा है। जो 7,000 वाली कंप्लीट कोर्स है सिर्फ 4499 में जेट की पूरी कंप्लीट बैच आप लोगों को मिल रही है।